नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, जिसका आयोजन इंग्लैंड में सितंबर 1931 और दिसंबर 1931 के मध्य किया गया था। एक एक करके इसके बारे में विभिन्न पहलुओं को समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। उस समय सम्राट जॉर्ज पंचम थे। इसकी अध्यक्षता पहले गोलमेज सम्मेलन की भांति ही रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, लेकिन उस समय भारत सचिव और वायसराय बदल दिए गए थे। भारत सचिव सैमुअल हॉक थे और वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे। बर्केनहेड और वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लेकिन इस बार इस पद पर आसीन लोगों को बदल दिया गया। इस बार सैमुअल हॉक को भारत सचिव बनाया गया और लॉर्ड विलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया गया। इसमें इस बार मात्र 37 लोगों ने भाग लिया था। पिछली बार 89 लोगों ने भाग लिया था, इस बार मात्र 37 लोगों ने भाग लिया था। जो भारतीय उसमें शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, लगभग उन्हीं लोगों को इसमें भी शामिल किया गया था। इसके पीछे एक कारण यह भी माना जाता है कि वो सभी लोग, कांग्रेस को छोड़कर वो सभी लोग कहीं न कहीं अनुनय विनय की नीति में विश्वास रखते थे। प्लस उनके कारण भारतीयों में एकता का अभाव उत्पन्न हो जाता था और जिसके कारण अंग्रेजी सरकार को अपना निर्णय प्रस्तुत करने में आसानी होती थी। इसलिए भी उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो पहले गोलमेज सम्मेलन में थे। आइए एक एक करके उन सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हिंदू महासभा की बात करेंगे। हिंदू महासभा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा से पिछले गोलमेज सम्मेलन में दो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वो थे एम आर जयकर और बी एस मुंजे। उदारवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व तेज बहादुर सप्रू और सीवाई चिंतामणि ने किया था। सीवाई चिंतामणि। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 4 लोगों ने किया था। एच आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, फजलुल हक। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बी आर अंबेडकर ने किया था। बी आर अंबेडकर। सिख संप्रदाय का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह ने किया था। सरदार संपूर्ण सिंह। आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व
केटी पाल ने किया था। केटी पाल। 16 देशी नरेशों ने भाग लिया था। 16 देशी नरेशों ने भाग लिया था। जिसने भाग नहीं लिया था वह था कांग्रेस। लेकिन इस बार गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस को भी भाग लेना था, जिसकी पुष्टि कराची में मार्च 1931 में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की गई थी, कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी करेंगे और महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू के साथ साथ एनी बेसेंट करेंगी। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। और महिला वर्ग का नेतृत्व एनी बेसेंट एवं सरोजिनी नायडू कर रही थीं। इस प्रकार 3 सदस्य, इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय भी पहुंचे थे। मदन मोहन मालवीय। इस प्रकार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 4 अतिरिक्त सदस्यों ने भाग लिया था। वह थे पहले गांधी जी, दूसरी थी एनी बेसेंट, तीसरी थी सरोजिनी नायडू और चौथे थे मदन मोहन मालवीय। लेकिन कुल सदस्यों की संख्या में कमी आई थी। पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों ने भाग लिया था, इस बार सिर्फ 37 लोगों ने भाग लिया था। गांधी जी चाह रहे थे कि डॉक्टर अंसारी भी उनके साथ जाएं। गांधी जी का तर्क था कि यदि मुसलमान संप्रदाय, गांधी जी को कहीं ना कहीं यह आभास हो चुका था कि पिछले गोलमेज सम्मेलन की भांति इस बार भी मुसलमान वर्ग पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग जरूर करेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग जरूर करेंगे, तो उनको कहीं न कहीं निष्प्रभावी करने के लिए गांधी जी डॉक्टर अंसारी को साथ में लेकर जाना चाह रहे थे। लेकिन लॉर्ड विलिंगटन ने उनकी इस मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुसलमान वर्ग का प्रतिनिधि वहां पर जा ही रहा है और चूंकि डॉक्टर अंसारी एक मुसलमान हैं, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। इस आधार पर उसने गांधी जी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस प्रकार गांधी जी अकेले ही वहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे। एसएस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे। सम्मेलन आरंभ हुआ। सम्मेलन में 2 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे, एक संघीय ढांचे का निर्माण करना और दूसरा
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। दो उद्देश्य रखे गए थे। संघीय ढांचे का निर्माण, दूसरा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। और इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रमशः दो समितियां बनाई गई थी। मान लेते हैं समिति 1 और समिति 2। और इन दोनों समितियों में गांधी जी को शामिल किया गया था। और इसके पीछे का तर्क था कि गांधी जी सबसे प्रमुख नेता थे, उनके समझाने से हो सकता है कि बातें हमारे पक्ष में आ जाए, ऐसा अंग्रेजी सरकार का मानना था। इसलिए उन्होंने गांधी जी को उन दोनों समितियों में रखा। कार्यवाही आगे आरंभ हुई। संघीय ढांचे के निर्माण की अगर बात करें तो हिंदू वर्ग ने एक सुर में उत्तरदायी शासन की मांग की। संघीय ढांचे वाली समिति की अगर बात करें, संघीय ढांचे का निर्माण, हिंदू संप्रदाय ने, हिंदू वर्ग ने, उसमें जितने भी प्रतिनिधि शामिल थे हिंदू वर्ग से संबंधित थे, भले अलग अलग दल के क्यों ना हो, हिंदू वर्ग ने उत्तरदायी शासन की मांग की। उत्तरदायी शासन की मांग की, लेकिन मुसलमानों ने इसका कड़ा विरोध किया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से नीचे कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग कर डाली। परिणाम यह निकला कि विरोधाभास की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। कोई निर्णय नहीं लिया जा सका संघीय ढांचे के निर्माण के संदर्भ में। इस प्रकार पहला उद्देश्य सफल नहीं हुआ, पहला उद्देश्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। अब बात करते हैं दूसरे उद्देश्य की, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जानी थी। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में कुछ नियम बनाए जाने वाले थे। उसमें भी मुसलमानों ने रटा रटाया प्रस्ताव रखा। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा,
मुसलमान ने पृथक निर्वाचन पद्धति और आरक्षण की मांग कर डाली। इनका अनुकरण करते हुए दलित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे B.R. अम्बेडकर, उन्होंने भी आरक्षण की मांग कर डाली। स्थितियां ऐसी बन गई कि पहले तो सिख और मुसलमान आरक्षण और दलित वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे थे। इस बार सार्वजनिक रूप से सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन भारतीय, इन सभी ने आरक्षण की मांग कर डाली। हालांकि गांधी जी ने मुसलमान वर्ग को छोड़कर बाकी शेष सभी संप्रदायों को हिंदू मानकर परिस्थिति को संभालने का प्रयास किया और कहा कि ये सभी हिंदू वर्ग में आने चाहिए और हिंदुओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है, हम लोग एक हैं। लेकिन उनकी पुरजोर कोशिशों के बावजूद ये सभी वर्ग एकजुट हो गए और गांधी जी एक तरफ हो गए महिला प्रतिनिधियों के साथ, क्योंकि सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने इनका समर्थन किया था गांधी जी का। लेकिन गांधी जी इन सभी को एक मानकर कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात पर सहमति जताना चाह रहे थे, लेकिन इन सभी लोगों ने गांधी जी का पूरे तरीके से विरोध किया और एक तरफ हो गए। गांधी जी एक तरफ और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के संदर्भ में निर्मित समिति के बाकी सदस्य एक तरफ। इस प्रकार इस समिति ने भी कोई निर्णय नहीं दिया। इन सभी के मध्य अंग्रेजी सरकार के समक्ष परिस्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए गांधी जी ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। देखिए इनकी क्या मजबूरी थी, जहां एक तरफ पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी, नहीं से कुछ बेहतर के सिद्धांत को गांधी जी ने अपनाते हुए वापस औपनिवेशिक स्वराज की मांग कर डाली। स्वराज नीचे उतरकर औपनिवेशिक स्वराज की गांधी जी ने मांग कर डाली, इन सभी भेदभाव, इन सभी एकता के अभाव में। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इनकी एक न सुनी और औपनिवेशिक स्वराज देने से इनकार कर दिया। गांधी जी और अंत में अंग्रेजी सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बस खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई थी और संघीय न्यायालय के निर्माण पर की घोषणा कर डाली। संघीय न्यायालय का निर्माण। गांधी जी इस पूरी घटना से काफी प्रभावित हुए, काफी दुखी हुए और कहीं ना कहीं जब वो भारत पहुंचे तो भारत पहुंचने के बाद उन्होंने जो मंतव्य दिया वह बहुत ही दर्द विदारक मंतव्य था, दर्द विदारक कथन था कि हम खाली हाथ लौटे हैं लेकिन देश की इज्जत को हमने बट्टा नहीं लगने दिया। भले सभी बेवकूफी कर बैठे लेकिन हमने बेवकूफी नहीं की लोगों के सामने एकता का अभाव दर्शाकर।
हमने सबको संभालने का ही प्रयास किया, हमने देश के प्रति जो मेरा धर्म था वही निभाया, हमने देश की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया, भले हम खाली हाथ जरूर लौटे हों। इस प्रकार यह सम्मेलन समाप्त हुआ। एक प्रश्न आता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, फ्रैंक मॉरिस का कथन, यह एक अंग्रेज था, फ्रैंक मॉरिस। जब गांधी जी सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड पहुंचे थे, तो उनके पहनावे को देखकर इस फ्रैंक मॉरिस ने कहा था कि जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को अर्धनग्न फकीर के द्वारा चढ़ते हुए देखना एक अद्भुत दृश्य था। अर्थात फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। इस प्रकार बिना किसी निर्णय के दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी समाप्त हो गया। गांधी जी वापस आए, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर डाली और बहुत सारी घटनाएं हुई। उन सभी घटनाओं को विषयवार तरीके से हम लोग अगले अध्याय में, अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।